हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले लेक्चर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन सेज एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस, यानी इसका कोड डोमेन जो है पॉजिटिव रियल है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। एफ डैश जीरो का वैल्यू 2 है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा। देखो, एफ डैश जीरो कितना होता है, वो होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, ये होता है एफ डैश जीरो। ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स पूछा है ना। चलो, तो एक चीज़ देखो, एफ डैश जीरो में अपने को एफ ऑफ जीरो का रिक्वायरमेंट है। एफ ऑफ जीरो कितना होगा, तो उसके लिए एक काम करो, इसमें पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो पुट करो, तो कितना होगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ स्क्वायर ऑफ जीरो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ स्क्वायर ऑफ जीरो। ओके, तो सॉल्व करो, यहाँ से कितना आएगा, एफ स्क्वायर जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो या फिर वन आएगा। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जीरो सही होगा या फिर वन सही होगा। तो नाउ अगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है, अगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है, तो तुम्हारे पास कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो हमने एज्यूम किया एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर जीरो है, तो इसमें काम करो, पुट y इक्वल टू जीरो पुट करो इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है वो वैलिड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, यानी मैं, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम इसमें y को जीरो पुट करो, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जीरो। तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, इसका एफ डैश जीरो टू थोड़ी ना होगा, समझ रहे हो। तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो गया, फिर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा। ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिखो। एफ डैश एक्स कितना होता है, वो होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये होगा एफ डैश एक्स। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना लिखोगे, वो लिखोगे एफ एक्स इंटू एफ एच, है ना, एफ एक्स इंटू एफ एच, बिकॉज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, माइनस एफ एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एच। ओके, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। यहाँ से तुम एफ एक्स कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, एफ ऑफ एच माइनस वन अपॉन एच। ये एच का लिमिट है, एफ एक्स बाहर कर लो, तो ये हो गया एफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एच माइनस वन। तो इसको एफ एच को कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, माइनस वन को कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ ज़ीरो, तुमने यहाँ कैलकुलेट किया एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन डिवाइड बाई एच। तो ये हो गया एफ एक्स इंटू, और ये तुम्हें मालूम है कितना हो गया, एफ डैश जीरो हो गया। एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना है, टू है, तो ये हो गया टू एफ एक्स। तो भाई देखो, सॉल्व करने के बाद कितना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोला उसने, बोला कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू साइन एक्स। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, वन वन मिनी वन ऑन टू, ये सब पूछा है। तो देखो, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो एफ एक्स देखो कितना है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू साइन एक्स। अब एक बात तुम ही बताओ, ये है इतना पार्ट कितना है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, और ये टू साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस टू से टू तक होगा। अच्छा, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होने का मतलब क्या होता है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब उसका रेंज होता है आर। अच्छा, मतलब आर में
तुम -2 से 2 का क्वांटिटी घटाओगे तब भी ये कितना रहेगा, आर ही रहेगा। रियल नंबर्स में से -2 से 2 का क्वांटिटी घटाओगे, ठीक है, वो हमेशा थोड़ी ना घटेगा। मतलब एक चीज़ तुम समझो, ये पूरा पूरा रियल लाइन को कवर कर रहा है। चलो रुको, ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूरा पूरा आर को पूरा कवर कर रहा है और ये -2 से 2 को कवर कर रहा है, तो तब भी दोनों को ऐड करने पे भी तो रेंज कितना रहेगा, आर ही रहेगा। सो रेंज इज इक्वल टू कितना हो गया, आर हो गया, इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज अगर कोडोमेन हो जाता है तो फंक्शन इज ऑन टू। इतना तो समझ में आता होगा। अब 1 1 है कि नहीं ये चेक करना है नाउ, और देखते हैं 1 1 है कि नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है ना। 1 1 के लिए क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो, तो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। 3 कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2 कॉस एक्स, ये हो गया 3। इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कॉस एक्स। ओके, अच्छा ये x प्लस 1 होल स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये तो 3 है, तो ये 3 और अंदर में ग्रेटर इक्वल टू 3 माइनस 2 और कॉस एक्स कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1, तो ये हो रहा है ग्रेटर इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू -1 से 1। तुम्हें ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये जो भी होगा पॉजिटिव होगा, है ना। एफ डैश एक्स जो है वो माने ग्रेटर इक्वल टू 9 में से -2 से 2 का क्वांटिटी घटाएंगे, कुछ भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। अब इस टाइप का ग्राफ होने का मतलब ये होता है कि अगर तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो बस एक बार ही इसको कट करेगा, एक बार कट करेगा तो एक x के लिए एक ही y मिलेगा, ठीक है। तो एफ एक्स इज 1 1 1 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता है तो याद कर लेना, रिमेंबर क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जिसका जो वैल्यू आए वो रियल नंबर आए, विथ डोमेन एज रियल नंबर्स। इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो चलो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। अब हम ड्रॉ करते हैं x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस होगा, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, मान लिया ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब कोई फंक्शन का ग्राफ x इज इक्वल टू 1 के सिमेट्रिक है, ये कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस मैंने x इज इक्वल टू 1 के पीछे ऐसा है तो x इज इक्वल टू 1 के आगे ऐसा होगा, मतलब एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा, है ना। x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है बोलने का मतलब ये होता है ना, लिख देता हूँ, सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ग्राफ ऑन LHS of x is equal to 1 is mirror image of graph on RHS of x axis। जो x axis के सॉरी नॉट x axis RHS of x is equal to 1, x is equal to 1 के सिमेट्रिक है, तो जो LHS में जो ग्राफ होगा x is equal to 1 के, वो RHS वाले का मिरर इमेज होगा, ठीक है। ओके, तो देखो और भी ग्राफ हो सकता था, जैसे कोई ग्राफ मान लो ऐसे है, तो कैसे होगा वो, है ना, इस टाइप का होगा। तुम देख रहे हो
ये दोनों ही ग्राफ, चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, दोनों ही x इज इक्वल टू 1 के अबाउट मिरर इमेज है। तो इसमें होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है x1, x एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये 1 है, तो इस पॉइंट का एक्चुअल में, चलो ये मैं x1 नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये x1 नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला ये डिस्टेंस अगर x1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 + x1, 0। अच्छा, सिमिलरली x1 डिस्टेंस पीछे, ये जो पॉइंट होगा x1 डिस्टेंस पीछे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 1 - x1, 0। इन दोनों ही पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि मिरर इमेज है भाई, तो दोनों पॉइंट पे हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है फंक्शन का वैल्यू एट 1 + x1 विल बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट 1 - x1। तो इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चला, ऐसा ये x1 तो कुछ भी हो सकता है, दिस x1 कैन बी एनीथिंग। तो कॉन्सेप्ट लिख लेना अच्छे से, क्या होता है कॉन्सेप्ट, इफ द ग्राफ ऑफ y is equal to fx is symmetric about line, है ना, x is equal to कुछ भी अल्फा, देन f of अल्फा प्लस x, f of अल्फा माइनस x, ये होता है। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना था, 1 था, तो f of 1 + x, f of 1 - x आया। ठीक है, अब आसान बहुत है आंसर तुम्हारे लिए, क्या हो जाएगा, f of 1 - अल्फा इक्वल टू f of 1 + अल्फा। अगर वो सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 2 बोलता तो f of 2 + अल्फा इक्वल टू f of 2 - अल्फा होता। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, देन द डोमेन ऑफ fx इज, इसका डोमेन निकालना है। तो तुम्हें मालूम होगा सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो उसका डोमेन क्या होता है, माने इसके अंदर जो सेक इनवर्स का जो इनपुट है उसका मॉड ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है 0 से पाई, उसमें π/2 नहीं होता है। ठीक है, मतलब सेक इनवर्स एक्स का जो भी वैल्यू आता है, दैट इज सेक इनवर्स एक्स का जो भी वैल्यू आता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अंडर रूट ऑफ दिस है, तो अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक इनवर्स ऑफ 2 - mod x अपॉन 4, इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना, ग्रेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। एंड सेक इनवर्स को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसका इनपुट है, सेक इनवर्स का जो अंदर का चीज़ है उसका मॉड है ना, उसका मॉड ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेक इनवर्स का इनपुट क्या है, दिस, इसका मॉड ग्रेटर इक्वल टू 1। अब ये बताओ, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, क्यों भाई, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, उसका रेंज ही कितना होता है, 0 से पाई होता है, तो 0 से बड़ा तो हमेशा ही आएगा, 0 के इक्वल भी आ सकता है। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसमें तुम्हें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जहाँ पे भी ये डिफाइंड होगा वहाँ पे इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा ही। इसको सॉल्व करने की बात करते हैं, तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ 2 - mod x ग्रेटर इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ mod x - 2 भी लिख सकते हो, ग्रेटर इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, मॉड के अंदर का जो चीज़ है, याद करो, mod x ग्रेटर इक्वल टू a होने से क्या होता था, x लेस इक्वल टू -a और x ग्रेटर इक्वल टू a, ये होता है। तो इसके अंदर का चीज़ क्या है, mod x - 2, तो क्या करेंगे, mod x - 2 लेस इक्वल टू -4 और mod x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 4, ये करेंगे। तो यहाँ से कितना आ रहा है, mod x लेस इक्वल टू -2 और mod x ग्रेटर इक्वल टू 6। अब और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन।
मॉड एक्स लेस इक्वल टू -2 का क्या सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड एक्स कभी भी -2 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली इसको सॉल्व कर लो, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6। अब इस पे फिर से ये कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या आएगा? एक्स लेस इक्वल टू -6 और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, if fx is equal to greatest integer fractional part x plus sin ax, where fractional part denotes fractional part function is periodic। इस फंक्शन के बारे में बोल दिया कि दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो ए के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड कितना होता है भाई? 1 होता है, और साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 होता है। मैंने ये पढ़ाया था एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना होता है? टी अपॉन मॉड ए। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड हो गया 1 और साइन ए एक्स का पीरियड कितना होगा? 2 बाई मॉड ए। अब दोनों ऐड में है तो पीरियड कितना होगा फंक्शन का? पीरियड हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1, 2 बाई मॉड ऑफ ए। अब एक बात बताओ, अभी फ़िलहाल तुम्हें 2 कैसा नंबर है? 2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है, और 1 कैसा नंबर है? 1 इज रैशनल। तो दोनों का एलसीएम अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये भी रैशनल होना चाहिए। 2 बाई मॉड ए शुड बी रैशनल। क्यों भाई? क्योंकि रैशनल का इर्रेशनल के साथ एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैंने बोला एलसीएम ऑफ 2, √2, तो वो तुम 2√2 नहीं बोलोगे। एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। रैशनल का इर्रेशनल के साथ एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर इसको रैशनल होना पड़ेगा तो एक बात बताओ, ए कुछ ऐसा होगा, पाई हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए को पाई का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी जाकर के पाई से पाई कटेगा, ठीक है। तो क्या बोला? ऑफ कोर्स रैशनल मल्टीपल है ना, मतलब ए ऐसा नहीं हो सकता, √2 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोला? ए इज़ अ नेचुरल नंबर, नहीं चलेगा। ए इज़ एनी रियल नंबर, नहीं चलेगा। ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी नहीं चलेगा। कौन सा सही होगा? ए इज़ अ रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई। तो ए क्या होना चाहिए? रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -1 से 2। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना इसको। -1 से 2 में इंटरवल में इनमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। ऑफ कोर्स लेबनिज रूल तुम्हें पता होना चाहिए। लेबनिज रूल क्या होता है? इंटीग्रेशन phi x टू psi x एफ ऑफ टी डी टी कितना होता है? एफ ऑफ psi x इंटू psi डैश x, मतलब फंक्शन में अपर लिमिट डाला इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट डाला इंटू लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। ये रूल लगेगा सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब इसके पीछे d/dx लगा दो, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? इंटीग्रेशन x से 2x log x का होल स्क्वायर dx। तो इसका f डैश x निकाला तो क्या होगा? x की जगह 2x डालोगे तो log 2x का होल स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन 2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। तो ये हो गया 2 ln स्क्वायर 2x माइनस ln स्क्वायर x। एक बात बताओ, -1 से 2 में पूछा है तो ये तो अनडिफाइंड है, 0 पे अनडिफाइंड है, या फिर x इज इक्वल टू नेगेटिव पे भी अनडिफाइंड है। तो -1 से 2 में डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये nd हो जाएगा, nd का मतलब
नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, ऑप्शन ए चलेगा नहीं। ऑप्शन बी पे बात करते हैं। ऑप्शन बी मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स से 2x साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो लेबनिज रूल लगा के, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, वो होगा साइन 2x बाई 2x, है ना। x के जगह पे अपर लिमिट डाल दिया, इनटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स बाई एक्स। अगेन ये फंक्शन भी क्या है, अनडिफाइंड है एट x इज इक्वल टू 0। देखो 0 डालने पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल इन -1 से 2। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, x से 2x 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर ऐसा, तो एफ ऑफ एक्स है। अच्छा एक चीज़ और है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा मे बी कि सर इस ऑप्शन में तो एफ ऑफ टी है ही नहीं, तो तुम लोग फार्मूला पढ़ते हो, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कितना होता है, इंटीग्रल एफ टी डी टी होता है। अगर लिमिट्स है उसमें लगा हुआ तो फिर वेरिएबल एक्स का रहे वेरिएबल टी का रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज एक्स से 2x, है ना, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी की जगह 2x प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये डिफरेंशिएबल होगा, कारण ये है कि ऊपर में जो है ये दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और नीचे वाला भी कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो तुमने पढ़ा होगा डिफरेंशिएबल बाई डिफरेंशिएबल, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो रेशियो होता है वो भी डिफरेंशिएबल होता है। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल होता है। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होता है। तो एक बात बताओ, ये जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट्स जो है वो इमेजिनरी रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। सिमिलरली इस केस में दोनों में, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, माइनस दूसरा वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्या बोला, लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x प्लस 4x क्यूब प्लस, अगला क्या होगा, 2 से 4 तो 6x की पावर 5, 2n x की पावर 2n माइनस 1, ये है। यहाँ पे x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो मेरे को इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बताना है। ओके, उससे पहले ये क्या तुम्हें ए जी पी दिखा, ए जी पी किसको बोलते हैं, उसमें एक ए पी होता है ना, तो यहाँ पे ए पी कौन है, 2 4 6 8 डॉट डॉट 2n, ये ए पी है, और उसमें एक जी पी होता है। तो यहाँ पे जी पी कौन है, ये जो x है, x क्यूब है, x की पावर 5, ये सब जी पी में है, x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 2n माइनस 1, ये जी पी में है, ठीक है। यानी कॉमन रेशियो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, वो 2 हो गया। तो मैंने ए जी पी क्यों बोला, क्योंकि ए पी और जी पी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये सीक्वेंस बना है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है एक चीज़ समझो, ए जी पी का सम ऑफ इनफाइनाइट ए जी पी, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ए जी पी का फॉर्म क्या हुआ, ए प्लस डी बी आर, ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर,
ए प्लस 3d बी आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। तुम देख लो यहाँ पे बी, एक सेकेंड, ये जो है यहाँ पे बी आर स्क्वायर बी आर क्यूब, ये तो क्या है जीपी है, और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या है, ये ए पी है। तो इस जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होता है, ध्यान से सुनना, एस इन्फिनिटी बोलते हैं, वो होता है ए बी बाई 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। अच्छे से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे r का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये सम डिफाइंड होगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कॉमन रेशियो r कितना है, एक्स स्क्वायर, इसीलिए दे रखा है x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, छोटा है 1 से, तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स डिफाइंड होगा। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये n अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये सीरीज भी कहाँ की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ। तो देयरफॉर fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जी पी। अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम लिखो, कितना, ए बी कितना होता है, ए बी बाई 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, तो वो कितना है 2, बी कितना है फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी, वो कितना है x है, ठीक है। आर कॉमन रेशियो कितना है एक्स स्क्वायर, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 2, डालो इस फॉर्मूला में, ए बी बाई 1 माइनस आर, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी बी आर, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो अब जो है कितना हो जाएगा फिर, ये fx हो गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन fx dx पूछा है ना, इंटीग्रेशन कर दो इसका, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया, तो 2x dx कितना हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, dt बाई 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तुम चाहते तो पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी t मान सकते थे। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें करने आता ही होगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने सी नहीं ऐड किया है, कोई बात नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18। नंबर 18 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 18 में क्या बोला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ये एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स में क्या कॉमन आएगा, कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, कॉस एक्स माइनस 1 माइनस अगेन ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, क्या कॉमन आएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n। ये बोला है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो ये फॉर्म जो लिमिट का है वो 0/0 का फॉर्म है, मतलब ये x की पावर n ऊपर से पूरा पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब ऊपर वाला जो चीज़ है वो कुछ x की पावर n इंटू समथिंग आएगा और नीचे x की पावर n रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तभी ये फाइनाइट हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर में x बचेगा तो फिर वो उसका टेंडेंसी होगा वैल्यू को इनफाइनाइट बनाने का, ठीक है, ओके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं।
अब जो है तुम्हें एक्सपेंशन पता होना चाहिए, फंक्शंस का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। क्या cos x का एक्सपेंशन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, चलो मैं एक काम करता हूँ पिछले पेज में बता देता हूँ। तुम्हें एक्सपेंशन पता होना चाहिए कुछ फंक्शंस का, पढ़ाया जाता है लिमिट्स में, ठीक है। ये तभी यूज़ करते हैं जब x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे sin x का होता है कितना x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। cos x का कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, है ना। tan x का कितना होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 प्लस 17 बाई 3 15 एक्स की पावर 7 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद e की पावर x का कितना होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ई की पावर माइनस एक्स का करोगे तो इसी में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद और होता है ln 1 प्लस एक्स का, होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। और ln 1 माइनस एक्स कितना होता है माइनस एक्स, मतलब इसी में x को माइनस एक्स से रख दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब कुछ एक्सपेंशन है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लिमिट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। एक टॉपिक ही पढ़ते हैं लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। अब इसमें एक्सपेंशन लगाते हैं, चलो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब एक काम करो, ये cos x मतलब कितना हो जाएगा cos x माइनस 1 कॉमन आ गया, ये हो गया cos x माइनस ई की पावर x और माइनस में यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना है x की पावर n। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। चलो एक्सपेंशन लगाओ, cos x माइनस 1, देखो ध्यान से cos x का एक्सपेंशन कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो cos x माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इधर चलाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इस टाइप से। तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अच्छा इतना ही रहने देते हैं, आगे अगर होगा तो देखेंगे। 2 टर्म तक ही एक्सपेंड किया। अब दूसरा ये cos x कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस ई की पावर x कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। पावर 4 तक किया हमने, फिर माइनस में एक्स क्यूब बाई 2 और डिवाइड बाई एक्स की पावर n है। अब ध्यान दो, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल इंटू, देखो इस वाले ब्रैकेट से ये 1 से 1 तो कटेगा, क्या आएगा ऐसा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, माइनस 2x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इस टाइप का आएगा, ठीक है। बिल्कुल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, नहीं 4 फैक्टोरियल वाला तो कट जाएगा, एक सेकेंड 4 फैक्टोरियल वाला तो कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो उसको रहने दो ऐसा, और माइनस में कितना है एक्स क्यूब बाई 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर n। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स आएगा, तो पूरे में से कितना कॉमन आ जाएगा एक्स क्यूब पूरे में से कॉमन आ जाएगा। पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचा माइनस हाफ प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, और इस पूरे में से एक्स क्यूब बाई 2 माइनस हो रहा है डिवाइड बाई एक्स की पावर n, ठीक है। अब एक चीज़ तुम ही मुझे बताओ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 1,
कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बाई 2 है, तो एक्स क्यूब बाई टू कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा सॉल्व करने पे, देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक्स क्यूब बाई 2 है ना, फिर प्लस एक्स पावर 4 बाई 2, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरा और कुछ नहीं, प्लस एक्स पावर 5 बाई 3 फैक्टोरियल यानी 6, माइनस एक्स पावर 5 बाई 24 है ना, माइनस एक्स पावर 6 बाई 24 माइनस एक्स पावर 7 बाई 6, ऐसा आएगा। और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 2 बाई एक्स की पावर n। ओके, यहाँ तो मैं दिख रहा है एक्स क्यूब बाई 2 कटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, ये हो गया 1 बाई 2 प्लस एक्स बाई 6 माइनस एक्स बाई 24, ठीक है, और कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 24 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ऐसा, और बाई कितना है, एक्स की पावर n। अब एक बात बताओ, अगर ये n जो है 4 हो जाए तब तो ये क्या होगा, एक्स पावर 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, इसमें x तो नहीं बचाना, तो नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे क्लियरली n इक्वल टू 4 फॉर नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट। नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट होने के लिए n का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, तो ये आंसर हो गया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस एल एन एक्स है, और इस पूरे का पावर लॉग ई बेस एक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 प्लस एल एन एक्स होल टू द पावर लॉग ई बेस एक्स को 1 बाई लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। अब इज टू बी मेड कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ 1 के बराबर होगा। तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या है, एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू, तो एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। अब देखो तुम, ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है और एफ एक्स कितना है 10 पाई बाई 4 प्लस एल एन एक्स होल टू द पावर 1 बाई लॉग एक्स, इस लिमिट का फॉर्म क्या है, तो जब x 1 डालोगे तो ln 1 कहाँ को जाएगा, 0 को, तो 10 पाई बाई 4 1, और ये पावर ये ln x फिर 0 को जाएगा तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ये फॉर्म तो वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इस फॉर्म का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने का रूल क्या है, कॉन्सेप्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स अगर है, और ये 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, हो जाता है e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये इसका आंसर हो जाता है। इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अब इस पे आओ, तो इसका आंसर कितना होगा, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, बेस कितना है 10 पाई बाई 4 प्लस एल एन एक्स माइनस 1 होगा, और इंटू जी एक्स मतलब 1 बाई लॉग एक्स बेस ई, ये पूरा e की पावर में है, इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अब 10 पाई बाई 4 प्लस एल एन एक्स को 10a प्लस बी पे एक्सपेंड करो, कितना 10a प्लस 10b है ना, अपॉन
1 माइनस टेन ए टेन बी, ऐसा होगा, है ना। -1 है, -1 इंटू 1 बाई यहाँ पे ln x। ओके, तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टेन ln x माइनस 1 प्लस टेन ln x, तो ऐसा आएगा 2 tan ln x डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ln x इंटू 1 बाई ln x। ठीक है, अब देखो तुम्हें ये भी पता होगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बाई थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये ln x कहाँ को जा रहा है, x टेंडिंग टू 1 पे ये ln x टेंडिंग टू 0 है, तो ये tan थीटा बाई थीटा तुम्हें दिख रहा है, tan ln x बाई ln x, इसका लिमिट कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 अपॉन 1 माइनस tan ln x। अब अगेन ये tan ln x 0 को जाएगा, तो इस लिमिट का आंसर सीधा सीधा कितना हो गया, 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, e स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला, gx इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर n अपॉन log cos टू द पावर m x माइनस 1, m and n are integers, m not equal to 0, n positive, p be the left hand derivative of mod x minus 1। ये देखो p कितना है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ mod x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1। mod x माइनस 1 का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसा आता है, यहाँ 1 से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये लाइन होता है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये लाइन होगा y इक्वल टू 1 माइनस 6, ये पॉइंट 1,0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, इस वाले लाइन का स्लोप कितना है, -1, तो ये इसी का वैल्यू p हो जाएगा, तो p का वैल्यू तो कितना आ रहा है भाई, -1 आ रहा है। अब क्या बोला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 gx इज इक्वल टू p है। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 gx का वैल्यू x माइनस 1 होल टू द पावर n बाई log cos टू द पावर m x माइनस 1, इसका वैल्यू कितना, p माइनस 1। ओके, अच्छा इस लिमिट का RHL निकालो, RHL कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, जहाँ जहाँ 1 मैंने x दिखा वहाँ पे 1 प्लस एच रखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1, कितना हो जाएगा h, तो ये h की पावर n डिवाइड बाई लॉग यहाँ पे cos टू द पावर m और x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -1। अब देखो ध्यान से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर n डिवाइड बाई लॉग cos टू द पावर m और ये कितना हो जाएगा h, दिस इज इक्वल टू -1। तो अभी ये लिमिट का फॉर्म क्या चल रहा है, अभी इस लिमिट का फॉर्म चल रहा है 0 बाई h 0 पे cos 0 कितना 1 log 1 0, तो 0 बाई 0 का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर n, ये cos h टू द पावर m कितना, ये कैसे क्या लिखा हुआ है, cos h होल टू द पावर m, तो m को पीछे ले आते हैं ना, m को पीछे ले आते हैं, तो m इंटू कितना हो गया log cos h हो गया। अब तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है 1 होता है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए log 1 प्लस एक्स होना जरूरी है, और ये जो x है ये 0 को जाना चाहिए और सेम टू सेम नीचे भी x ही होना चाहिए। ओके, तो अच्छा इस लिमिट का वैल्यू -1 है, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर n डिवाइड बाई m और log cos h, तो log इसको ऐसे लिखा 1 प्लस cos h माइनस 1, क्यों ऐसे लिखा, हमें इस फॉर्मेट में लाना है log 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट में, तो देखो 1 प्लस ये कितना हो गया x, तो अब नीचे भी x चाहिए, तो उसके लिए cos h माइनस 1 से डिवाइड किया और cos h माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया,
ये लिमिट कितना हो गया -1। अब इस लिमिट का वैल्यू कितना हो गया, देखो इस वाले लिमिट का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया log 1 + x/x के फॉर्म में। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर n बाई m इंटू, और ये हो गया cos h -1, दिस लिमिट इज -1। अब अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर n बाई -1 कॉमन ले लो तो -m 1 - cos h कितना है, -1 है। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h टू द पावर n अपॉन m, और 1 - cos थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर n बाई m इंटू 2, और साइन स्क्वायर h बाई 2 का मतलब समझते हो, वो होता है साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हमने h बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया और यहाँ पे h² बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x जो होता है 1 होता है। तो अब देखो साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, इसका लिमिट कितना 1 हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 पे, तो ये 1 हो गया। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है लिमिट, ठीक है चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये कुछ ऐसा आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर n और नीचे 2m, और यहाँ पे ये साइन वाले का लिमिट कितना हो गया 1, तो h² बाई 4 बचेगा इंटू h² बाई 4, और ये लिमिट का वैल्यू है -1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा h की पावर n -2, ठीक है, और ऊपर में 4 चला जाएगा, चलो 4 को 2 से कैंसिल करो तो ऊपर में 2 जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना m, दिस लिमिट शुड बी -1। अब अगेन h टेंडिंग टू 0 है तो ये तो 0 बना देगा इसको, h की पावर n -2 को। तो इसको अगर एग्जिस्ट करना है, इस लिमिट को -1 होना है, तो उसके लिए n -2 को क्या होना पड़ेगा 0। अगर n -2 0 हो जाएगा तो h की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, n -2 को 0 होना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये 2/m को कितना होना पड़ेगा -1 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके मैंने लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा 2/m, उसको -1 कर दिया, तो n का वैल्यू हो गया 2 और m का वैल्यू हो गया -2, ठीक है। आई होप दिस आंसर इज करेक्ट। माइनस माइनस यहाँ माइनस कॉमन लिया, -1, ओहो हो सॉरी, अब इस लिमिट का आंसर 1 हो गया ना, अब इस लिमिट का आंसर 1 हो गया, क्यों, क्योंकि -1 तुम कैंसिल कर चुके हो यहाँ पे इस वाले स्टेप में, यहाँ -1 कैंसिल किया था, तो अब इस लिमिट का आंसर कितना है 1 है। तो 2/m का वैल्यू 1, तो m का वैल्यू +2, तो m हो गया 2, n हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट f'(x) का वैल्यू कितना दे रखा है -fx है, और f'(x) का वैल्यू कितना है gx है, और h'(x) का वैल्यू कितना है, वो है fx का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो तुम एक काम करो, hx के बारे में पूछा है तो h'(x) को एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा h'(x), ये होगा fx का होल स्क्वायर का कितना 2fx, और fx का फिर f'(x) चेन रूल से। सिमिलरली gx के होल स्क्वायर का 2gx इंटू कितना g'(x) हो जाएगा। तो ये हो गया h'(x) इज इक्वल टू 2fx। अब एक बात बताओ, ये f'(x) कितना दे रखा है gx है, तो यहाँ डाल दो gx, प्लस ये हो गया 2gx, और ये g'(x) है, देखो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक सेकेंड g'(x) कितना आएगा, g'(x) आ जाएगा f'(x) आ जाएगा, तो यहाँ पे g'(x) की जगह पे f'(x) हो गया, तो ये हो गया 2fx gx प्लस 2gx, और ये f'(x) का वैल्यू कितना दे रखा है -fx। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसका क्या मतलब है h'(x) का वैल्यू 0 आया।
अच्छा, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0, मतलब वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एच डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है, एच डैश एक्स का, यानी एच डैश एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना, सी इक्वल टू कांस्टेंट। तो एच डैश एक्स अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ जब तुम इंटीग्रेट कर लोगे, एक सेकेंड, एच डैश एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, एच डैश एक्स डी एक्स और इधर इंटीग्रेशन सी डी एक्स। तो एच डैश एक्स का इंटीग्रेशन एच एक्स होगा और सी का हो जाएगा सी एक्स प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लैम्डा। तो एच एक्स का वैल्यू क्या आया, सी एक्स प्लस लैम्डा। अब दो चीज़ दे रखा है, एच ऑफ 0 का वैल्यू 2 है, एच ऑफ 1 का वैल्यू 4 है। एच ऑफ 0 का वैल्यू 2 है, एच ऑफ 1 का वैल्यू 4 है। तो नाउ एच ऑफ 0 2 डालो, तो x की जगह 0 डालो, तो 2 इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और एच ऑफ 1 इक्वल टू 4, यानी x की जगह 1 डालोगे तो एच एक्स का वैल्यू 4 मिलेगा। तो 4 इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस लैम्डा। तो 4 इक्वल टू सी प्लस लैम्डा की वैल्यू कितना, 2 है। तो यहाँ से c का वैल्यू 4 माइनस 2 यानी 2। c का वैल्यू 2 हो गया, लैम्डा का वैल्यू 2 हो गया। देयरफॉर एच एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब 2x प्लस 4, ये तो कुछ ऐसा हो गया, y इक्वल टू 2x प्लस 4, है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। लाइन का स्लोप कितना हो गया, 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।